My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पिछले कुछ कक्षाओं से हम सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बेस्ड होंगे टास्क एनालिसिस दैट इज कार्य विश्लेषण के टॉपिक से, कंटेंट एनालिसिस दैट इज पाठ वस्तु विश्लेषण के टॉपिक से और साथ साथ विद्यार्थियों जो एजुकेशनल एम्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दैट इज शैक्षिक लक्ष्य और शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में आप सभी लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। तो इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आज की क्लास में हम सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहें, जिस भी टॉपिक के बारे में स्टडी करना चाहें, उससे रिलेटेड वीडियोस को आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढ सकें, आसानी से सर्च करके देख पाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, ये जो लाल है, रेड है प्रिय विद्यार्थियों, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। और साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक कमेंट्स के द्वारा पहुंचाइए, कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए। आप इस वीडियो पे कमेंट्स करिए और फिर विद्यार्थियों, जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन पर हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपकी समस्याएं होंगी, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास हम करेंगे। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी आप जल्दी से प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी लोग एक पेन और पेपर ले लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जिससे कि आप सभी लोग कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं उसको आप नोट कर पाइएगा और क्लास के लास्ट में जो है आप अपने आंसर्स को, कितने आंसर आपके सही रहे, क्या आपका रिजल्ट रहा, उसको आप चैट बॉक्स में टाइप करके हमको भी बताइए, जिससे हमें भी आपके जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में हमें भी पता चल सके। इसके लिए जरूरी है कि आप चैट बॉक्स में आंसर को देते रहिए और क्लास के अंत में आपका स्कोर क्या रहा है उसको भी आप पोस्ट करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज के लिए पहला प्रश्न आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज
कार्य विश्लेषण के अंतर्गत सम्मिलित रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आज के लिए है दैट इज फ्रॉम टास्क एनालिसिस। कार्य विश्लेषण से फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, और क्वेश्चन है कि कार्य विश्लेषण के अंतर्गत सम्मिलित रहती है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, विश्लेषण की क्रिया दैट इज एनालिसिस, बी, संश्लेषण की क्रिया दैट इज सिंथेसिस, एंड सी है प्रिय विद्यार्थियों विश्लेषण के साथ संश्लेषण की क्रिया भी, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न है कि कार्य विश्लेषण दैट इज टास्क एनालिसिस के अंतर्गत सम्मिलित रहती है। पहला ऑप्शन है ए, विश्लेषण की क्रिया दैट इज एनालिसिस, बी, संश्लेषण की क्रिया दैट इज सिंथेसिस, एंड सी है बोथ एनालिसिस एंड सिंथेसिस, विश्लेषण के साथ साथ संश्लेषण की क्रिया भी, और डी है नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। प्रिय विद्यार्थियों, विश्लेषण की क्रिया तो होती ही है, संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो इस प्रकार से जो सी ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, विश्लेषण के साथ साथ संश्लेषण की क्रिया भी। तो इस प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सी है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण की क्रिया होती है, कार्य विश्लेषण की क्रिया में एनालिसिस के साथ साथ सिंथेसिस की क्रिया भी की जाती है, अर्थात विश्लेषण के साथ साथ संश्लेषण की क्रिया भी की जाती है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 है प्रिय विद्यार्थियों कि सूक्ष्म शिक्षण की किस अवस्था में छात्राध्यापक के द्वारा सूक्ष्म पाठ योजना बनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न है माइक्रो टीचिंग से। माइक्रो टीचिंग के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो वहीं से यह प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग की जो फेजेज होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था में जो पीपल टीचर होता है, छात्राध्यापक होता है, उसके द्वारा माइक्रो लेसन प्लान्स बनाए जाते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, प्री एक्टिव फेज या पूर्व तत्परता अवस्था, बी, इंटर एक्टिव फेज या अंतःक्रिया अवस्था, सी, पोस्ट एक्टिव फेज या तत्परता के बाद की अवस्था, एंड डी इज उपर्युक्त सभी अवस्थाओं में। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। आप सभी लोग माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल पर पड़ा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके आप इससे रिलेटेड वीडियोज को देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो माइक्रो टीचिंग की फेजेज होती हैं, माइक्रो टीचिंग की फेजेज प्रिय विद्यार्थियों, जो अंतःक्रिया अवस्था होती है, इंटर एक्टिव फेज होता है, या इंटर एक्टिव फेज सेकेंड फेज होता है, और इसी फेज में जो है माइक्रो लेसन प्लान जो है बनाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण छात्राध्यापक के द्वारा किया जाता है, वो इंटर एक्टिव फेज या अंतःक्रिया अवस्था में किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया, या जिन लोगों का आंसर बी है, या इंटरएक्टिव फेज है, या अंतःक्रिया अवस्था है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, कार्य विश्लेषण का संप्रत्यय निकला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कंसेप्ट ऑफ टास्क एनालिसिस है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, यही प्रश्न है कि टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण का संप्रत्यय निकला है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से, बी, ट्रेनिंग साइकोलॉजी या प्रशिक्षण मनोविज्ञान से, सी, एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र से, और डी, फिलॉसफी या दर्शन से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में भी आप सभी लोग पढ़े हैं। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण की क्रिया होती है प्रिय विद्यार्थियों, वह जो है, जो टास्क एनालिसिस का संप्रत्यय है, जो कार्य विश्लेषण का कंसेप्ट है प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है मनोविज्ञान से नहीं है, एजुकेशन से भी नहीं है, फिलॉसफी से भी नहीं है। कहां से लिया गया है? ट्रेनिंग साइकोलॉजी या प्रशिक्षण मनोविज्ञान का यह कंसेप्ट है, यह वर्ड है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जो बी ऑप्शन है, बी आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ट्रेनिंग साइकोलॉजी या प्रशिक्षण मनोविज्ञान
के द्वारा प्रशिक्षण मनोविज्ञान या ट्रेनिंग साइकोलॉजी से टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण का कंसेप्ट लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर कि कार्य विश्लेषण का प्रत्यय किसने दिया। प्रिय विद्यार्थियों, टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, यह प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए रायल ने दिया है, बी एलन ने दिया है, सी एलन और रियान ने दिया है एंड डी डी तिवारी ने दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। यहां पर प्रश्न एकदम स्पष्ट है कि टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण का जो कंसेप्ट है, जो प्रत्यय है, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण का जो कंसेप्ट है वह डी तिवारी जी के द्वारा नहीं दिया गया, एलन और रियान के द्वारा भी नहीं दिया गया, एलन जी के द्वारा भी नहीं दिया गया, ये दिया गया है रायल जी के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जिन लोगों का आंसर रॉयल है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। प्रिय विद्यार्थियों रॉयल जी ने टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण का कंसेप्ट दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 है प्रिय विद्यार्थियों कि सूक्ष्म शिक्षण की किस अवस्था में छात्राध्यापक को प्रतिपुष्टि दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यह भी प्रश्न जो है वह जो है कहां से है, फेजेज ऑफ माइक्रो टीचिंग से है। और फेजेज ऑफ माइक्रो टीचिंग में किस फेज में जो पीपल टीचर होता है, जो छात्राध्यापक होता है, उसको फीडबैक प्रदान किया जाता है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए प्री एक्टिव फेज या पूर्व तत्परता अवस्था, बी इंटर एक्टिव फेज या अंतःक्रिया अवस्था, सी पोस्ट एक्टिव फेज या तत्परता के बाद की अवस्था एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो फिर विद्यार्थियों इसके बारे में आप सभी लोग बड़े डिटेल में पढ़े हुए हैं जो फेजेज ऑफ माइक्रो टीचिंग है। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं में किस अवस्था में छात्राध्यापक को फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। तो फिर विद्यार्थियों इसका क्या आंसर होगा, यह जो है प्री एक्टिव में नहीं दिया जाता, पोस्ट एक्टिव नहीं दिया, किस में दिया जाता है, इंटर एक्टिव फेज या अंतःक्रिया अवस्था में फीडबैक प्रदान किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर बी है या जिन लोगों का आंसर इंटर एक्टिव फेज या अंतःक्रिया अवस्था है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्य विश्लेषण के द्वारा शिक्षक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर निम्न में से कौन सा निर्णय लेता है। प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टास्क एनालिसिस के द्वारा या कार्य विश्लेषण के द्वारा शिक्षक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर निम्न में से कौन सा निर्णय लेता है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों। ए उसे क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, अर्थात शिक्षक को क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, इसका निर्णय लेता है। बी उसे कितनी गहराई तक कक्षा में पढ़ाना है, अर्थात क्लासरूम जो टीचिंग करने जा रहा है टीचर, उसमें कितना डीपनेस होगा, कितनी गहराई तक जो है उसे छात्रों को कक्षा में पढ़ाना है, इसका निर्णय लेता है। या सी है प्रिय विद्यार्थियों उसे किन युक्तियों का प्रयोग करके कक्षा में पढ़ाना है, अर्थात किस स्ट्रेटजी का प्रयोग करके वो क्लासरूम में टीचिंग करेगा, क्लासरूम टीचिंग के दौरान किस स्ट्रेटजीज का किस स्ट्रेटजीज का किन किन युक्तियों का प्रयोग करेगा, यह ऑप्शन सी है। और डी है प्रिय विद्यार्थियों ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप चैट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप करिए। टास्क एनालिसिस के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड वीडियोज, इसके ऊपर जो वीडियो बना है प्रिय विद्यार्थियों, इसकी जो कक्षा है उस कक्षा का वीडियो जो है
प्ले लिस्ट में है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं, टास्क एनालिसिस के बारे में पढ़ सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, जो टास्क एनालिसिस की क्रिया होती है, टास्क एनालिसिस की क्रिया के द्वारा जो शिक्षक है वह निर्णय लेता है कि उसे क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, इसका निर्णय लेता है। उसे कितनी गहराई तक कक्षा में जाकर के पढ़ाना है, इसका भी निर्णय लेता है। और उसे किन युक्तियों का प्रयोग करके कक्षा में पढ़ाना है, इसका भी निर्णय जो टीचर होता है वो टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण के द्वारा ही करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, जो कार्य विश्लेषण या टास्क एनालिसिस की क्रिया होती है, कार्य विश्लेषण की क्रिया के द्वारा शिक्षक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर यह निर्णय लेता है कि उसे क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, उसे कितनी गहराई तक कक्षा में पढ़ाना है और उसे किन किन युक्तियों का प्रयोग करके कक्षा में पढ़ाना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रोफेसर डी एलन तथा रायन ने कितने शिक्षण कौशलों की व्याख्या की है। प्रिय विद्यार्थियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलन एंड रायन जी के द्वारा कितने टीचिंग स्किल्स या शिक्षण कौशलों की व्याख्या की गई है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर A10, B12, C14 एंड D15। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप इस प्रश्न के आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। प्रिय विद्यार्थियों, एलन एंड रायन जी के द्वारा जो नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स या शिक्षण कौशलों की व्याख्या की गई है, शिक्षण कौशलों की संख्या बताई गई है, वो जो है वो 10 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, क्या है, 14 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सी है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। एलन एंड रायन जी के द्वारा 14 शिक्षण कौशलों, 14 टीचिंग स्किल्स की व्याख्या की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण या प्रसंग विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 आया आपकी स्क्रीन पर, वह कंटेंट एनालिसिस ये प्रश्न है। कंटेंट एनालिसिस या पाठ्य वस्तु विश्लेषण या प्रसंग विश्लेषण से क्या अभिप्राय है, उसका क्या अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए पाठ्य वस्तु के शैक्षिक विश्लेषण से, बी पाठ्य वस्तु के बौद्धिक विश्लेषण से, सी पाठ्य वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से, और डी है प्रिय विद्यार्थियों उपर्युक्त सभी से। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप कंटेंट एनालिसिस या पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण के बारे में डिटेल में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा का जो वीडियो है वो जो है हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड जो चैप्टर है, जो वीडियो है, जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोज को आप प्ले लिस्ट में जाइए और जो आसानी से इससे रिलेटेड वीडियोज को सर्च करके आसानी से इसको देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। यहाँ पर जो प्रश्न है कि पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण का अभिप्राय है प्रिय विद्यार्थियों, तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण से प्रिय विद्यार्थियों जो अभिप्राय है, जो उसका अर्थ है, जो पहला है कि पाठ्य वस्तु के शैक्षिक विश्लेषण से, तो यह सही है। दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों पाठ्य वस्तु के बौद्धिक विश्लेषण से, तो यह भी सही है। तीसरा है पाठ्य वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों जो डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी से। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है या ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण से अभिप्राय पाठ्य वस्तु के शैक्षिक विश्लेषण से भी होता है, पाठ्य वस्तु के बौद्धिक विश्लेषण से भी होता है, और पाठ्य वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से भी होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 है कि सूक्ष्म शिक्षण की किस अवस्था में
छात्राध्यापक सीखे गए कौशलों को वास्तविक कक्षा में स्थानांतरित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी प्रश्न है फेजेज ऑफ माइक्रो टीचिंग से। प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण की किस अवस्था में जो छात्राध्यापक होता है, पीपल टीचर होता है, वो सीखे गए कौशलों को वास्तविक कक्षा में, रियल क्लासरूम सिचुएशन में ट्रांसफर करता है या वास्तविक कक्षा में स्थानांतरित करता है। और इसके जो ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, वो आपकी स्क्रीन पर ए प्री एक्टिव फेज या पूर्व तत्परता अवस्था, बी इंटरएक्टिव फेज या अंतः क्रिया अवस्था, सी पोस्ट एक्टिव फेज या तत्परता के बाद की अवस्था, एंड डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग फेजेज ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में डिटेल में पढ़े हैं। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो सीखे हुए कौशलों को ट्रांसफर करने की बात है रियल क्लासरूम सिचुएशन में, तो कहां पर होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह प्री एक्टिव फेज या पूर्व तत्परता अवस्था में नहीं होता है, इंटर एक्टिव फेज या अंतः क्रिया अवस्था में नहीं होता, वो कहां होता है, पोस्ट एक्टिव फेज या तत्परता के बाद की अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सी है, पोस्ट एक्टिव फेज या तत्परता के बाद की अवस्था, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। पोस्ट एक्टिव फेज या तत्परता के बाद की अवस्था में जो छात्राध्यापक होता है, वो सीखे गए स्किल्स का, सीखे गए कौशलों का रियल क्लासरूम सिचुएशन या वास्तविक कक्षा में स्थानांतरण करता है या रियल क्लासरूम सिचुएशन में उसको अप्लाई करता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 है प्रिय विद्यार्थियों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कंटेंट एनालिसिस है या पाठ्य वस्तु विश्लेषण है, प्रसंग विश्लेषण है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए है प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना, अर्थात जो टीचिंग पॉइंट्स है, शिक्षण बिंदु है, उनका सिलेक्शन करना, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग पॉइंट्स, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना। सेकेंड वन इज पाठ्य वस्तु का चयन करना, दैट इज सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों, प्रसंगों का चयन करना, यह भी वही है, लगभग सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। और डी है शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना तो नहीं है, प्रसंगों का चयन करना भी नहीं है, पाठ्य वस्तु का भी चयन करना नहीं, क्या है, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना, टीचिंग पॉइंट्स का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग पॉइंट्स ही जो है कंटेंट एनालिसिस या प्रसंग विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर ए है, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को उसके अवयवों तथा तत्वों में विश्लेषण तर्कपूर्ण विधि से किया जाता है तथा उसका तार्किक विधि से ही संश्लेषण भी किया जाता है, यह कथन है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, यह स्टेटमेंट, यह डिफिनीशन या यह कथन जो है वह किसका है, यह प्रश्न है। कंटेंट को या स्टेटमेंट को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण अर्थात कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को उसके अवयवों या तत्वों अर्थात उसके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स में विश्लेषण तर्कपूर्ण विधि से किया जाता है तथा उसका तार्किक विधि से ही संश्लेषण भी किया जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है प्रिय विद्यार्थियों? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए रायल जी का, बी एलन जी का, सी आई.के. डेविस का या डी रियान का। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप सभी लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को उसके अवयवों तथा तत्वों में विश्लेषण तर्कपूर्ण विधि से किया जाता है तथा उसका तार्किक विधि से ही संश्लेषण किया जाता है, यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह कथन जो है वो रायल जी का नहीं है,
एलन जी का भी नहीं है और रियान जी का भी नहीं। किसका है? यह कथन आईके डेविड जी का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, जो सी विकल्प है वो सही है। आईके डेविड जी का यह कथन है कि पाठ्यवस्तु विश्लेषण के अंतर्गत पाठ्यवस्तु को उसके अवयवों तथा तत्वों में विश्लेषण तर्कपूर्ण विधि से किया जाता है तथा उसका तार्किक विधि से ही संश्लेषण भी किया जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न संख्या 12 है कि पाठ्यवस्तु में शिक्षक को जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं या जिन महत्वपूर्ण बातों पर बल देना चाहिए उन्हें क्या कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि कंटेंट एनालिसिस या पाठ्यवस्तु में शिक्षक को जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं या जिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए उन्हें क्या कहा जाता है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए प्रकरण बिंदु, बी पाठ योजना बिंदु, सी पाठ्यवस्तु बिंदु या डी शिक्षण बिंदु। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। कथन है, प्रश्न है कि पाठ्यवस्तु विश्लेषण, पाठ्यवस्तु में शिक्षक को जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं या बातों पर बल देना चाहिए उन्हें क्या कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों पाठ्यवस्तु विश्लेषण के दौरान जो है शिक्षक को जिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए उन्हें क्या कहा जाता है, यह प्रश्न है। और यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो होगा प्रकरण बिंदु पे नहीं होगा, पाठ योजना बिंदु पर यह भी नहीं होगा, पाठ वस्तु बिंदु पर यह भी नहीं होगा। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण बिंदु पर या टीचिंग पॉइंट्स पर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है, जिन लोगों के आंसर शिक्षण बिंदु या टीचिंग पॉइंट्स है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। पाठ्यवस्तु विश्लेषण में शिक्षक को जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं या जिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए उसे टीचिंग पॉइंट्स या शिक्षण बिंदु कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग किसे माना जाता है, किससे कहा जाता है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए रॉबर्ट बुश, बी कीथ एडिसन, सी रॉबर्ट एफ गिलबर्ट, डी कीथ एचसन। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। इसके बारे में आप सभी लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता जिसे कहा जाता है वो कौन है प्रिय विद्यार्थियों, रॉबर्ट बुश नहीं है, कीथ एडिसन भी नहीं है, रॉबर्ट एफ गिलबर्ट भी नहीं है, कौन है, कीथ एचसन जी है। तो प्रिय विद्यार्थियों कीथ एचसन इसका राइट ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है कीथ एचसन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना या जिन लोगों का आंसर कीथ एचसन रहा, जिन लोगों का आंसर डी रहा, कीथ एचसन रहा, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न संख्या 14 है प्रिय विद्यार्थियों कि पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण की विधियों का प्रतिपादन किसने किया है। प्रिय विद्यार्थी यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंटेंट एनालिसिस का जो मेथड है, कंटेंट एनालिसिस मेथड का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों इसका जो विकल्प है वो आपके स्क्रीन पर है। प्रिय विद्यार्थियों ए है डेविस ने, बी है ग्लेसर ने, सी है मैकनर ने और डी है उपर्युक्त तीनों ने। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। इससे रिलेटेड जो क्लास रही है, इससे रिलेटेड जो वीडियोस है उसके बारे में आप लोग देख चुके हैं और नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस को, कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड क्लास को फिर से आप दोबारा देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो कंटेंट एनालिसिस या प्रसंग विश्लेषण की विधियां हैं उसका प्रतिपादन किसने किया है यह प्रश्न है। और इसका जो उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों डेविड जी के द्वारा जो है कंटेंट एनालिसिस या पाठ्य वस्तु विश्लेषण की विधि बताई गई है। ग्लेसर जी के द्वारा भी एक विधि बताई गई है और मैकनर जी के द्वारा भी एक विधि बताई गई है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों जो डी ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों के द्वारा
तो उपर्युक्त तीनों के द्वारा जो ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। डेविड जी के द्वारा, ग्लेसर जी के द्वारा और मेकनर जी के द्वारा तीनों ने कंटेंट एनालिसिस या पाठ वस्तु या प्रसंग विश्लेषण की विधियों के बारे में बताया है। उन्होंने प्रसंग विश्लेषण की विधियों का प्रतिपादन तीनों लोगों ने किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न संख्या 15 है प्रिय विद्यार्थियों कि पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण की निम्न विधियों में से कौन सी विधि सर्वाधिक सरल, स्पष्ट तथा उपयोगी है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कंटेंट एनालिसिस की कौन सी जो मेथड है, जो कौन सी विधि है वह सबसे सरल, स्पष्ट और उपयोगी है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए डेविज विद 1962, बी ग्लेसर विद 1963, सी मैकनर विद 1965 या डी है प्रिय विद्यार्थियों की उपर्युक्त तीनों समान रूप से सरल, स्पष्ट और उपयोगी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। जो भी आपका उत्तर उसको आप चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके हमको बताइए। वेरी गुड। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कंटेंट एनालिसिस या पाठ्य वस्तु या प्रसंग विश्लेषण की जितनी भी विधियां हैं, इन तीनों विधियों में से जो सबसे सर्वाधिक सरल और स्पष्ट और उपयोगी विधि की बात की जा रही है, तो कौन सी विधि है, वो डेविज जी की विधि है, डेविज विद 1962। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों ने डेविज मेथड बताया है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। डेविज विद 1962 सर्वाधिक सरल, स्पष्ट और उपयोगी विधि है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 है कि उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने शैक्षिक प्रशासन या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में तकनीकी रूप में किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है या शैक्षिक प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए बॉबिट जी ने, बी पेन ने, सी एडगर ने या डी जॉर्ज मूलर ने। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। प्रिय विद्यार्थियों उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शैक्षिक प्रशासन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में तकनीकी रूप में किसके द्वारा किया गया, तो वो जॉर्ज मूलर जी के द्वारा नहीं किया गया, एडगर जी के द्वारा भी नहीं किया गया, पेन जी के द्वारा भी नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया, बॉबिट जी ने उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शैक्षिक प्रशासन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में तकनीकी के रूप में किया था। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना या जिन लोगों के आंसर बॉबिट जी हैं, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17 है कि उद्देश्य वह बिंदु है, उद्देश्य वह बिंदु तथा अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, या उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से पढ़िए कि ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य वह बिंदु तथा अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, या उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिसके लिए हम कोई भी कार्य या क्रिया या एक्शन करते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है। प्रिय विद्यार्थियों इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ARCEM, बी SCERT, सी NCERT या DRIE भोपाल। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव और एम से रिलेटेड वीडियोस को देख चुके हैं। इससे रिलेटेड कक्षा का जो वीडियो प्रिय विद्यार्थियों प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप आसानी से चैनल में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च करके एजुकेशनल एम्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियोज को आप सर्च करके देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा है। प्रिय विद्यार्थियों जो ये स्टेटमेंट है कि उद्देश्य वह बिंदु तथा अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, या उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों जो यह स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट RCEM का नहीं है,
SCERT का भी नहीं है, RIE भोपाल का भी नहीं, किसका है यह स्टेटमेंट? NCERT के द्वारा दिया गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का यह स्टेटमेंट है प्रिय विद्यार्थियों। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सी या NCERT है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न संख्या 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि शिक्षण मशीन के आविष्कारक थे। जो टीचिंग मशीन या शिक्षण मशीन किसने बनाया था प्रिय विद्यार्थियों, इसके आविष्कारक कौन थे, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए BF स्किनर ने, बी सिडनी यलप्रेसी ने, सी थॉर्नडाइक ने, या डी पावलाव ने। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो टीचिंग मशीन है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा है। टीचिंग मशीन का जो आविष्कार है प्रिय विद्यार्थियों, वो पावलाव ने नहीं किया, थॉर्नडाइक ने नहीं किया, BF स्किनर ने नहीं किया, किसने किया है? सिडनी यलप्रेसी ने किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सिडनी यलप्रेसी आंसर दिया है, जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न संख्या 19 है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण किस विधि को मैट्रिक्स प्रविधि कहा जाता है? प्रिय विद्यार्थियों कंटेंट एनालिसिस या पाठ्य वस्तु विश्लेषण की किस विधि को मैट्रिक्स टेक्निक या मैट्रिक्स विधि भी कहा जाता है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए गिलबर्ट विधि को, बी ग्लेसर विधि को, सी मैकनर विधि को, या डी डेविज विधि को। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश, वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जो कंटेंट एनालिसिस मेथड है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, वो किसका विधि है प्रिय विद्यार्थियों? वो गिलबर्ट विधि नहीं है, ग्लेसर विधि भी नहीं है, मैकनर विधि भी नहीं है, वो डेविज जी की विधि है। जो डेविज मेथड है प्रिय विद्यार्थियों, इसी मेथड को हम सभी लोग मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स प्रविधि भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न संख्या 20 कि डेविज पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? जो डेविज की कंटेंट एनालिसिस मेथड है उसमें कितने स्टेप्स हैं, कितने चरण है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। A1, B2, C3 या D4। A 1 चरण, B 2 चरण, C 3 चरण, या D 4 चरण। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। प्रिय विद्यार्थियों जो डेविज जी का कंटेंट एनालिसिस मेथड है, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो कितने हैं? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं, कितने हैं? 3 स्टेप्स हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 3 स्टेप्स रहा, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। डेविज पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में कुल 3 चरण या 3 स्टेप होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। डेविज पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का प्रथम चरण संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों अब यहां पर जो डेविज कंटेंट एनालिसिस मेथड है उसके फर्स्ट स्टेप के बारे में पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो किससे रिलेटेड है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए संपूर्ण पाठ्य वस्तु का अध्ययन से, बी पाठ्य वस्तु का शिक्षण से, सी संपूर्ण पाठ्य वस्तु को उसके प्रकरणों में बांटने से, या डी संपूर्ण पाठ्य वस्तु हेतु उचित शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करने से। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। डेविज पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का जो फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण है, वह किससे संबंधित है, या सीधा सीधा कहा जाए तो डेविज कंटेंट एनालिसिस मेथड में फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। प्रिय विद्यार्थियों जो डेविज पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो संपूर्ण पाठ्य वस्तु का अध्ययन नहीं किया जाता, पाठ्य वस्तु का शिक्षण भी नहीं किया जाता, संपूर्ण पाठ्य वस्तु उचित शिक्षण सहायक सामग्री का चयन भी नहीं किया जाता, क्या किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों?
जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में संपूर्ण पाठ वस्तु को उसके प्रकरणों में बांटा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सी है, संपूर्ण पाठ वस्तु को उसके प्रकरणों में बांटना है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। संपूर्ण पाठ वस्तु को उसके प्रकरणों में जो है प्रथम स्टेप में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न संख्या 22 है प्रिय विद्यार्थियों कि शिक्षण उद्देश्य होते हैं। यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों जो प्रश्न है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव से है, शिक्षण उद्देश्य प्रश्न है, और यह प्रश्न है कि शिक्षण उद्देश्य होते हैं। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए संकुचित एवं व्यावहारिक, बी विशिष्ट एवं व्यावहारिक, सी अस्पष्ट, विशिष्ट एवं व्यावहारिक, और डी है प्रिय विद्यार्थियों संकुचित, विशिष्ट, अस्पष्ट एवं व्यावहारिक। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण जो उद्देश्य होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसकी क्या विशेषता है, वो क्या होते हैं? तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, संकुचित एवं व्यावहारिक, तो यह तो होता है, परंतु प्रिय विद्यार्थियों और ऑप्शन है विशिष्ट एवं व्यवहारिक, यह भी होता है, अस्पष्ट, विशिष्ट एवं व्यवहारिक, यह भी होता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों जो डी ऑप्शन है संकुचित, विशिष्ट, अस्पष्ट एवं व्यवहारिक, यह ऑप्शन यहाँ पे सबसे उचित ऑप्शन है, यही सही होगा। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संकुचित, विशिष्ट, अस्पष्ट एवं व्यवहारिक होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों वह संकुचित भी होते हैं, विशिष्ट भी होते हैं, अस्पष्ट भी होते हैं और व्यावहारिक भी होते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। डेविज मैट्रिक्स मेथड या डेविज मैट्रिक्स प्रविधि का सेकेंड स्टेप या द्वितीय चरण संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो डेविज का मैट्रिक्स प्रविधि है उसके सेकंड स्टेप में क्या होता है, यह प्रश्न है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए संपूर्ण पाठ वस्तु को उसके प्रकरणों में विभाजित करने से, बी प्रत्येक प्रकरण को उसके तत्वों में विभाजित करने से, सी संपूर्ण पाठ को उसके प्रकरणों में विभाजित करने से, या डी है प्रिय विद्यार्थियों उचित शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करने से। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। प्रश्न एकदम स्पष्ट है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि जो डेविज का मैट्रिक्स मेथड है, जो डेविज कंटेंट एनालिसिस मेथड है प्रिय विद्यार्थियों, जो मैट्रिक्स प्रोसेस है, मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स प्रविधि है प्रिय विद्यार्थियों, इसके सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा इसका आंसर, जो डी ऑप्शन है उचित शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना, यह तो नहीं सही है, तो यह गलत हो जाएगा। सी है प्रिय विद्यार्थियों संपूर्ण पाठ को उसके प्रकरणों में विभाजित करना, यह भी गलत है। ए है संपूर्ण पाठ वस्तु को उसके प्रकरणों में विभाजित करने से, यह भी गलत है। यहाँ पर जो प्रिय विद्यार्थियों जो बी ऑप्शन है प्रत्येक प्रकरण को उसके तत्वों में विभाजित करने से, तो यह प्रिय विद्यार्थियों राइट ऑप्शन है। इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर बी है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। प्रिय विद्यार्थियों जो डेविज का मैट्रिक्स मेथड है या डेविज कंटेंट एनालिसिस मेथड है, उसके सेकंड स्टेप में प्रत्येक प्रकरण को उसके तत्वों में, उसके एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, उसके तत्वों में विभाजित किया जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 24 है वह कह रहा है कि निम्न में से भिन्न को चुनिए। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न में कुछ आपको जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प एक दूसरे से डिफर करता है, कौन सा विकल्प अलग है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बी शैक्षिक उद्देश्य या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, सी व्यवहारपरक उद्देश्य या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, डी है टेंजिबल ऑब्जेक्टिव या प्राप्य उद्देश्य। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से आप सारे विकल्पों को पढ़िए और इन सभी विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प जो है एक दूसरे से डिफर करता है, यही आपको। प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो 3 विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों वो और समान है, उनका सभी का अर्थ एक ही है, लगभग समान अर्थ है। और एक विकल्प जो है उसका
जो अर्थ होता है वो अलग है, तो वही आपको विकल्प ढूंढना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखिए जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्य है, जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव या व्यवहार परक उद्देश्य है, या जो टेंजिबल ऑब्जेक्टिव या प्राप्त उद्देश्य, प्रिय विद्यार्थियों ये तीनों ही समान है, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। परंतु प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य है, इसका अर्थ इन तीनों से अलग है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है प्रिय विद्यार्थियों, उसका अर्थ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव या टेंजिबल ऑब्जेक्टिव से अलग है। विशिष्ट उद्देश्य, व्यवहारपरक उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य लगभग समान ही होते हैं, इन तीनों का अर्थ समान होता है। जबकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य इन तीनों से कहीं ब्रॉड है, इन तीनों से कहीं विस्तृत या व्यापक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न संख्या 25 है कि डेविस मैट्रिक्स प्रविधि का थर्ड स्टेप या तृतीय चरण संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी जो प्रश्न है वो एकदम क्लियर है कि जो डेविस कंटेंट एनालिसिस मेथड है या डेविस मैट्रिक्स प्रविधि है, उस प्रविधि के जो थर्ड स्टेप है, तृतीय चरण है, उस तृतीय चरण में क्या किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पे जो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए संपूर्ण पाठ्यवस्तु को उसके प्रकरणों में विभाजित करना, बी प्रत्येक प्रकरण को उसके तत्वों में विभाजित करना, सी संपूर्ण पाठ को उसके प्रकरणों में विभाजित करना, या डी प्रत्येक प्रकरण के तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो डेविस मैट्रिक्स मेथड है प्रिय विद्यार्थियों, जो डेविस का कंटेंट एनालिसिस मेथड है, इस कंटेंट एनालिसिस मेथड में प्रिय विद्यार्थियों जो तीसरा स्टेप है, जो तृतीय चरण है, उस चरण में संपूर्ण पाठ्यवस्तु का उसके प्रकरणों में विभाजन नहीं किया जाता, प्रत्येक प्रकरण को उसके तत्वों में विभाजित नहीं किया जाता, संपूर्ण पाठ को उसके प्रकरणों में भी विभाजित नहीं किया जाता। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इस चरण में, इस स्टेप में प्यारे भाई बहनों, प्रत्येक प्रकरण को के तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक प्रकरण के तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है डेविस मैट्रिक्स मेथड के थर्ड स्टेप में। तो डेविस का जो कंटेंट एनालिसिस मेथड है प्रिय विद्यार्थियों, उसको जो तीसरा चरण होता है, जो तीसरा पद होता है, तीसरा स्टेप होता है, इस स्टेप में प्रत्येक प्रकरण के तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर डी रहा, आप सभी लोगों के उत्तर सही है, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न संख्या 26 प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, किसी विषय को क्यों पढ़ाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी विषय को क्यों पढ़ाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, ये ऑप्शंस प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, ए शिक्षण उद्देश्य, बी विशिष्ट उद्देश्य, सी शैक्षिक उद्देश्य, या डी प्राप्त उद्देश्य। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। प्रिय विद्यार्थियों, किसी विषय को क्यों पढ़ाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें शिक्षण उद्देश्य नहीं मिलता, विशिष्ट उद्देश्य नहीं मिलता, प्राप्त उद्देश्य भी नहीं मिलता। कहाँ से मिलता है, शैक्षिक उद्देश्य या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी विषय को क्यों पढ़ाया जाता है। तो फिर विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर शैक्षिक उद्देश्य या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, जिन लोगों के आंसर सी है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न संख्या 27 आपकी स्क्रीन पर, किसी प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर एकदम स्पष्ट है प्रश्न कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है। ए शैक्षिक लक्ष्य से,
बी विशिष्ट उद्देश्य, सी शैक्षिक उद्देश्य या डी सामान्य उद्देश्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि किसी प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, इसका उत्तर हमें किससे प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर हमें सामान्य उद्देश्य से नहीं मिलता, शैक्षिक उद्देश्य से भी नहीं मिलता, शैक्षिक लक्ष्य से भी नहीं मिलता है, किससे मिलता है, विशिष्ट उद्देश्य से मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। विशिष्ट उद्देश्य के द्वारा, या जो हम सभी लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्य से किसी प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, इसका आंसर हमें मिलता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न संख्या 28 है कि शिक्षा के लक्ष्यों का निर्माण या शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण या शिक्षा के लक्ष्यों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए समाज शास्त्रियों के द्वारा अर्थात सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा, बी दार्शनिकों के द्वारा या फिलोसफर्स के द्वारा, सी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा अर्थात जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं प्रिय विद्यार्थियों उनके द्वारा, या अथॉरिटीज ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट या ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, या डी है प्रिय विद्यार्थियों ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। जो एम्स ऑफ एजुकेशन है या शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण है, शिक्षा के लक्ष्यों का निर्माण है प्रिय विद्यार्थियों, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह प्रश्न है। और इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं, वो शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, सही है। फिलोसफर्स भी, दार्शनिक भी शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, यह भी सही है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, जो अथॉरिटीज होते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी जो होते हैं, वो भी जो है शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी के द्वारा, तो यह ऑप्शन सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है या उपयुक्त सभी के द्वारा है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। शिक्षा के लक्ष्यों का निर्माण या शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण समाजशास्त्रियों के द्वारा भी किया जाता है, दार्शनिकों के द्वारा भी किया जाता है, और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनका भी योगदान इसमें होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, यह एक ऐसा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न है कि SITE साइट का फुल फॉर्म क्या है, साइट का पूरा नाम क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, साइट का पूरा नाम क्या है, SITE का फुल फॉर्म क्या है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, बी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन, सी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एजुकेशन, या डी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप सभी लोग जो है चैट बॉक्स में टाइप करिए, जो भी आपके हिसाब से सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, उसको आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। ध्यान दीजिए, जो साइट का पूरा नाम है प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, जो यहाँ पे डी ऑप्शन है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स, और ए ऑप्शन है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, दोनों लगभग समान है। बी ऑप्शन जो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एजुकेशन, यह नहीं है। सी ऑप्शन जो है प्रिय विद्यार्थियों सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एजुकेशन, यह भी नहीं है। यहाँ पे अब बात आती है कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट और सैटेलाइट टेलीविजन इंस्टीट्यूशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स, इसमें से जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक्सपेरिमेंट वाला जो ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों वो सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। साइट का जो पूरा नाम है प्रिय विद्यार्थियों वो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 29 था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। साइट का पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30।
प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण या निर्धारण किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण या निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग कि जो शिक्षण उद्देश्य है प्रिय विद्यार्थियों, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उसका निर्माण या निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, समाजशास्त्रियों या दार्शनिकों के द्वारा, बी, शिक्षकों के द्वारा, सी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा, डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप सभी लोग अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, जो शिक्षण उद्देश्य है, उसका निर्माण या उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, वेरी गुड। क्या होगा? जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण होता है प्रिय विद्यार्थियों, किसके द्वारा किया जाता है? वो समाजशास्त्रियों दार्शनिकों के द्वारा नहीं किया जाता है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है? जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वही टीचिंग ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि वो अमुक कक्षा में जो पढ़ाने जा रहे हैं तो उस कक्षा में उनका टीचिंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण टीचिंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं या शिक्षण उद्देश्य होते हैं, इनका निर्धारण जो है शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर है बाय द टीचर्स, शिक्षकों के द्वारा, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, आज की कक्षा में 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखा, जो कि बेस्ड थे टास्क एनालिसिस पे, कंटेंट एनालिसिस पे, एजुकेशनल एम्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आपका स्कोर्स क्या रहा है उसको आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जिससे कि हम सभी भी जान सकें कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ, शुभचिंतकों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, उनकी भी तैयारी आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएं, अपनी आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार वीडियोज को देख सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उस बेल के आइकन को प्रेस करिए यदि वह लाल है, और उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ विकल्प आएंगे। उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे, सभी नए वीडियोज की सूचना, नोटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, comment and share on the video, also subscribe the channel and press the bell icon all। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching, thanks to all of you।